नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। मैं आज पुनः आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने जो देखा है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के 1950 से 1990 के समय की अवधि पर कृषि के क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी की चर्चाएं हमने पिछली कक्षाओं में किया है। आज जो हमारी चर्चा होने जा रही है वो चर्चा हो रही है कि औद्योगिक क्षेत्र पर 1950 से 90 के समय क्या क्या प्रभाव पड़ा। इन्हीं सभी की चर्चाओं के साथ हम लोग अपने कक्षा का प्रारंभ करेंगे। बच्चों, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग, आपने पढ़ा है कि अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्षेत्र होता है, जो द्वितीय क्षेत्र होता है, वो होता है उद्योग। तो उद्योग क्या है? उद्योग ये है कि जो कच्चे मालों को एक सामान में, एक उत्पादन में बदला जाता है, विनिर्माण किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है? औद्योगिक क्षेत्र पे। तो हमें जो इस चैप्टर में जानना है वो जानना है कि औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास के लिए जो रणनीतियाँ अपनाई गई 1947 से 1990 के बीच, वो क्या क्या थी। इन्हीं सभी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो उद्योग ने क्या अपना एक स्थान बनाया भारतीय अर्थव्यवस्था पे? तो ये आपको पिछली कक्षाओं में कुछ ना कुछ बातें इसके विषय में बताई गई हैं कि हमारे देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया, और पंचवर्षीय योजनाओं को जो अपनाया गया उसके अंतर्गत क्या किया गया? उसके अंतर्गत एक स्ट्रैटेजी बनाई गई। देखा गया कि हमारे देश में कौन सा क्षेत्र विकास की ओर बढ़ रहा है, कौन सा पिछड़ा रह गया है, और उन्हीं सभी की ओर ध्यान देकर कार्य किया गया, जिसका मुख्यतः हम लोगों ने देखा था कि पहली पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर ध्यान दिया गया, लेकिन जैसे ही दूसरी पंचवर्षीय योजना आई और तीसरी आई, इन्हें पूरी तरह से किस ओर मोड़ दिया गया? उद्योग में मोड़ दिया गया। क्योंकि किसी देश के विकास की बातें जब हम लोग करते हैं तो वहाँ उद्योगों का होना अति आवश्यक है। औद्योगिक क्रांति आई थी, तो औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य क्या हुआ था? यानी उद्योगों का विकास हुआ। अब ये जो उद्योग था वो क्या किया? धीरे धीरे हमारे देश की, भारत की जो कृषि रीढ़ मानी जाती थी उसके जगह विकास का इंजन का कार्य किया। वो किसने किया? उद्योग ने किया। वो धीरे धीरे कृषि को रिप्लेस कर रहा था और अपना एक स्थान बना रहा था, उद्योग। अब उद्योग के स्थान बनने के क्या कारण थे? कारण बहुत सारे, कि हमारा देश पिछड़ रहा था, हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, हमारे देश में किसी ज्ञान की भी कमी नहीं थी, हमारे देश में कमी क्या थी? एक रणनीति की। तो इन्हीं रणनीतियों को अपनाया गया और औद्योगिक नीतियां लाई गई। तो इन्हीं सभी की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज देखते हैं कि इनकी क्या उपलब्धियां या क्या महत्व है हमारे औद्योगिक नीति का। तो हमारा भारत में औद्योगिक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका और उसके महत्व की चर्चा हम लोग करेंगे। तो हमारा जो पहला बिंदु है वो है आर्थिक विकास का केंद्र बना। तो बच्चों, ये जो बिंदु है, हमारे देश में आर्थिक विकास की जो स्थिति थी वो क्या थी? दयनीय थी, क्योंकि हम पूरी तरह कृषि पर निर्भर थे। उद्योग जो धंधे थे वो समाप्त कर दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। उद्योग धंधों के विकास के बारे में हम उतनी बातें नहीं जानते थे। हमारे सिर्फ क्या थे? तो हस्तकरघा उद्योग थे। परंतु हमारे देश में बहुत सारे ऐसे अवसर थे जिससे उद्योगों को आगे बढ़ाया जा सकता था। तो जब इस पर कार्य किया गया तो ये हमारे आर्थिक विकास का केंद्र बन गया। यानी जो मैंने अभी कहा कि ये क्या था? विकास का इंजन बन गया। इंजन क्या करता है? अपने साथ पीछे से बोगियों को खींचते चला जाता है। तो ये इंजन के रूप में कार्य किया। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो लोगों की कृषि की निर्भरता थी, कृषि पे जो निर्भर थे, तो क्या होता था? लोग बस अनाज उगा रहे हैं, किसी तरह खा रहे हैं, उन पे अच्छे जीवन शैली जीने की कोई भी उमंग या कोई भी नॉलेज ही नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को बदला किसने? बदला उद्योग। किसी भी क्षेत्र पे जब एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड होती है, स्थापना की जाती है, तो इसका क्या होता है? कोई भी इंडस्ट्री जब बनी तो वहाँ पे उसमें काम करने के लिए कौन चाहिए? मैन पावर चाहिए। ठीक है, हम लोग टेक्निकल चीज़ सब कुछ ले आए, क्या बिना मैन पावर के वो काम होंगे? नहीं होंगे। तो वहाँ मैन पावर चाहिए। तो मैन पावर के कारण क्या होगा? लोगों को
रोजगार मिला। रोजगार यानी क्या हुआ, लोगों की जो आय जो होगी वो वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी, जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो यही सूचक है आर्थिक विकास का। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि आर्थिक विकास का क्या बना, ये केंद्र बना। जो अगला महत्व रखता है वो है रोजगार का सृजन। लोग अब कृषि के साथ साथ अपनी रोजगार की खोज कहाँ कर रहे थे, उद्योग में। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड हुई तो वहाँ पे काम करने के लिए क्या चाहिए थे, मजदूर चाहिए थे, और जिन्हें काम नहीं आ रहा था, मजदूर तो निम्न स्तर पे कार्य करेंगे, उस पे क्या होता है, किसी भी उद्योग को बनाने के लिए हर एक स्तर के लोगों की आवश्यकता होती है। तो वो जिस क्षेत्र में उद्योगों का निर्माण किया गया, उस क्षेत्र के लोगों को उन्होंने क्या दिया, रोजगार दिया। और रोजगार सिर्फ उस फैक्ट्री के अंदर नहीं होती है, बहुत सारे क्षेत्रों पे सभी एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब औद्योगिक क्षेत्रों पर विकास हुआ तो औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के कारण जिस क्षेत्र में उद्योगों का निर्माण हुआ, वहाँ हर एक स्तर के लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला। यानी इंजीनियर को मिला, वहाँ टेक्निकल जो वर्क कर रहे हैं उनको मिला, लेबर को मिला, हर क्लास के लोगों को मिला। पहले लोग यदि नॉलेज नहीं जान रहे थे, उनका स्किल डेवलप नहीं था, तो वो धीरे धीरे अपना स्किल डेवलप किए। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में ये जो उद्योगों का निर्माण हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था में, वहाँ पे लोगों के रोजगार में वृद्धि हुई, और रोजगार की वृद्धि यानी कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई किसने, औद्योगिक क्षेत्र ने। तो अगली जो भूमिका उन्होंने निभाई वो थी कृषि का आधुनिकीकरण। पिछली कक्षाओं ने हमने बार बार ये पढ़ा कि कृषि में टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। कृषि में क्या लाया गया, आधुनिकीकरण लाया गया। आधुनिकीकरण कैसे आया, जब तक किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा मशीन नहीं बनाए गए, उर्वरक नहीं बनाए गए, तो यानी इन सभी चीज़ों को बनाया गया, तो ये कहाँ बनाया गया, उद्योग में बनाया गया। और इनका प्रयोग कहाँ किया गया, कृषि में प्रयोग किया गया। यानी कृषि का बदलाव पूरी तरह से पारंपरिक से होकर कहाँ पे आई, आधुनिकीकरण। तो ये हम क्यों कर पाए, ये इसलिए कर पाए क्योंकि उद्योगों का निर्माण था, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। हमारे ही देश में क्या हो रहा था, उद्योगों में इन सभी चीज़ों का निर्माण हो रहा था, जिससे कृषि को बदला गया, आधुनिकीकरण, और कृषि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि आई। अगली जो भूमिका निभाई औद्योगिक क्षेत्र ने, वो पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि की। पूंजी निर्माण का तात्पर्य क्या है, पूंजी निर्माण का तात्पर्य है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ी। पूंजी कब बढ़ते हैं, जब किसी चीज़ पे लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट होती है, और यही प्रॉफिट जो सरप्लस में जाएगी उसको फिर से हम लोग लगाते हैं और पूंजी लगाकर नए नए उत्पादन करते हैं। तो उद्योगों के निर्माण का ये बहुत बड़ा असर पड़ा कि हमारा क्या हुआ, पूंजी का निर्माण बढ़ा, और पूंजी निर्माण से फिर वही बातें आके रुकी कि आर्थिक विकास हुआ। तो अगला जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। अब ये बुनियादी ढांचे क्या है बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बुनियादी ढांचे होते हैं, उद्योगों का निर्माण की बातें कर रहे हैं। तो जैसे उद्योग बने, यानी बड़े बड़े इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड हुए, तो उसके कारण क्या होंगे, बैंकों का निर्माण होगा, परिवहन के साधन का निर्माण होगा, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनेंगे, ऑफिस बनेंगे, अपनी जो सुविधाओं के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इनका निर्माण होगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों का निर्माण हुआ औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। और किसी भी देश की यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है तो यानी वो देश क्या है, विकसित है। आप इसका एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं बच्चों कि आप कहीं जाते हैं, किसी क्षेत्र में जाते हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आपकी मूलभूत आवश्यकताएं तो किसी तरह पूरी हो जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ मूलभूत आवश्यकताएं, हमारी और भी आवश्यकताएं होती हैं। यानी अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ होने चाहिए, अच्छे मार्केट होने चाहिए, अच्छे सब कुछ तरह से क्या होने चाहिए। आप घूमने जा रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। आप शहर में जाते हैं तो आपकी नज़रें खुली की खुली रहती है, क्यों, क्योंकि वहाँ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएंगे तो उनका जीवन यापन का शैली अलग होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ आर्थिक विकास हो रहा है,
और इसी के कारण लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और इसका पूरा प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है? हमारे आर्थिक क्षेत्रों पे। तो बुनियादी ढांचों का विकास होता है। अगला जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है हमारा औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण क्या है? औद्योगिकीकरण क्या हुआ? उद्योगों का निर्माण हुआ। तो औद्योगिकीकरण मतलब क्या होता है? उद्योगों का, हम किस ओर जा रहे हैं? उद्योग की ओर जा रहे हैं। जगह जगह पे किसका निर्माण हो रहा है? उद्योग का निर्माण हो रहा है। तो इससे क्या होगा? हमारे जो जीवन शैली है वो बदला। और इसकी एक और महत्वपूर्ण रही विशेषता कि हमारी सभ्यता का जो रहन सहन लोगों का है वो बदला है। बदलाव आया। क्यों बदलाव आया और कैसे आया? तो बदलाव इस प्रकार आया कि कृषि करने वाले लोग किस क्षेत्रों पे रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों पे। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें हुई, औद्योगिकरण की बातें हुई, तो ये उद्योगों के निर्माण के साथ साथ गांव से बदलकर वो शहरों में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? शहरों में। तो यानी हमारी जो लाइफ स्टाइल है, लाइवलीहुड जो हम लोग जीते हैं, लिविंगहुड जो हमारी है, जो हमारी जीवन शैली है, वो बदलती है। किससे बदलती? उद्योग से। क्योंकि जहाँ भी एक इंडस्ट्री का निर्माण होता है वहाँ एक अलग ही क्षेत्र का निर्माण अपने आप हो जाता है। तो हमारा देश जो है वो गांवों से बदलकर किस ओर गया? शहर की ओर, जिससे हमारे एक अलग सभ्यता का विकास हुआ। और हमारे देश में इसका और महत्व रहा कि व्यापार का ढांचा बिल्कुल बदला, क्योंकि अब हम सामान का क्या कर रहे थे? निर्माण करने लगे। उद्योगों का तात्पर्य ही हुआ कि हमने क्या किया? सामान उत्पादन किया। तो जैसे ही उत्पादन किया तो इन सभी चीज़ों का जो हमारे देश के लिए जो हमें बाहर से आयात करने पड़ते थे, अब वो आयात नहीं करने थे, और हमारे पास जो एक्स्ट्रा बन रहे थे उसे अब हम बड़े आसानी से निर्यात कर सकते थे। तो व्यापार के ढांचे में भी बदलाव हुआ। लोग आकर यहाँ निवेश करने लगे, जिससे क्या होता है? हमारे देश का आर्थिक विकास होता है। तो ये सारी महत्व रखा किसने? रखा औद्योगिक क्षेत्र ने। तो बच्चों अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, और 1947 में आज़ाद होने के बाद जब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर कार्य किया गया तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हमारे देश में जब समस्याएं आई तो उनके समाधान के लिए कार्य किया गया, और उन्हीं समाधानों में औद्योगिक नीतियां अपनाई गई। हमारे देश में मुख्यतः 3 औद्योगिक नीतियां अपनाई गई। पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई, और तीसरी औद्योगिक नीति 1991 में आई। 1948 की जो औद्योगिक नीति थी, ये हमारे देश की पहली औद्योगिक नीति थी। इसके अंतर्गत क्या कार्य किया गया था कि हमारा देश अब मिश्रित की ओर सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे देश में पाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र पे कार्य कर हम अधिक विकास को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए ये विकास की बातों को मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी सरकारी, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं को मिलकर कार्य करना था। विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना था। स्टील, रसायन और मशीनरी जैसी भारी और बुनियादी क्षेत्रों का विकास करना था, और इसी आधार पर 1948 की औद्योगिक नीति को लाया गया। और जो दूसरी औद्योगिक नीति थी वो थी 1956 की, जिसका एक विशेष प्रभाव पड़ा। आज हम लोग जो चर्चा इस अध्याय में करने जा रहे हैं वो चर्चा का मुख्य बिंदु ही है औद्योगिक नीति 1956। ये कब आई? ये हमारे देश की द्वितीय औद्योगिक नीति थी। इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे कार्य किए गए जिसे हमारा औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ? एक अलग ही चेहरा सामने आया, एक अलग ही अस्तित्व लेकर आया हमारा औद्योगिक क्षेत्र। 1956 में जो भी कार्य किए गए वो 1948 में जो किया गया था उसमें थोड़े से संशोधन के साथ किया गया। अब ये कार्य क्या था इसे हम आगे देखते हैं। औद्योगिक नीति 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। बच्चों इसको आपको याद रखना है, IPR 1956। कहीं भी आपको IPR मिल जाए तो आपके दिमाग में ये दौड़ जाना चाहिए कि ये क्या है? ये हमारे देश की औद्योगिक नीति 1956 की है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या नियम, क्या क्या कार्य हुए, इसको अब हम लोग आगे देखते हैं। इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया, क्योंकि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर जो कार्य किया जा रहा था वो
एक उच्च स्तर पर पहुंचे, इसके लिए उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। इसका भाग था अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी। अनुसूची ए में मुख्य भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र निभा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्रों को ही बुनियादी और प्रमुख उद्योगों को दे दिया गया था और ये उसी के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इसमें परमाणु ऊर्जा, रेलवे, रक्षा, इन सभी को शामिल किया गया था। और अनुसूची बी में ये एक्सेप्ट किया गया था कि जो कार्य किए जाएंगे वो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में हो सकते हैं, दोनों क्षेत्र काम करेंगे। और इसके अंतर्गत कौन से आए, तो उर्वरक उद्योग और खनन उद्योग आए। अनुसूची सी जो आई, इसमें कहा गया कि अब जितने भी उद्योग बच गए हैं, ये उद्योग पे कार्य कौन करेगा, तो प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि पहली अनुसूची में 17 उद्योगों को रखा गया। उसमें मुख्यतः हथियार और उत्सर्जन, परमाणु ऊर्जा, भारी और कौर उद्योग, विमान, तेल, रेलवे, शिपिंग, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। और इसका संचालन कौन करेगा, तो सार्वजनिक क्षेत्र। अनुसूची बी में 12 रखे गए थे, जिसमें एल्युमिनियम, खनन उद्योग, मशीन, टूल्स और उर्वरक आए। अनुसूची सी में इन उद्योगों के अलावा जितने भी छोटे छोटे उद्योग थे, ये सभी कहाँ हैं, कौन कार्य करेंगे, निजी क्षेत्र कार्य करेंगे। तो इस प्रकार उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया और कैटेगरी वाइज बांटा गया। बांटने के बहुत सारे कारण थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश को विकास करना था। तो ये पहला एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि हम सार्वजनिक क्षेत्र पे भी काम करें, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर भी कार्य करें, और कुछ क्षेत्र जो है वो निजी क्षेत्र कार्य करें। तो इसके आधार पर इसकी आधारभूत संरचना की गई। अब आगे जो किया गया वो हम इस औद्योगिक नीति की जो सबसे मूलभूत जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली। आपको ये याद रखना है कि कभी भी कहा जाए कि लाइसेंस सिस्टम कब आया, तो आपको याद रखना है IPR 1956 में लाइसेंस, क्योंकि ये औद्योगिक नीति जो लाई गई, इसमें लाइसेंस पे एक फोकस किया गया कि हमारे देश में कोई भी जो उद्योग है वो अपनी मर्जी से नहीं आ सके। लाइसेंस का तात्पर्य क्या होता है कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसको करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेनी है, आपको एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है। आप जब तक उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये लाइसेंस प्रणाली लाई गई। और लाइसेंस प्रणाली किसके लिए लाई गई? बिल्कुल निजी क्षेत्र के लिए लाई गई। तो ये लाइसेंस प्रणाली क्या थी, इसे हम लोग समझते हैं। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस नीति लाई गई। सरकार की लाइसेंसिंग नीति क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। अब इसका क्या तात्पर्य है बच्चों? इसका तात्पर्य ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों कार्य कर रहे थे। तो ऐसा ना हो कि निजी क्षेत्र अपने लाभ के आधार पर काम करे और वो काफ़ी आगे हो जाए और कुछ क्षेत्र बिल्कुल पीछे हो जाए। इसलिए ये लाइसेंस लाया गया, एक तरह से बैरियर लगाया गया, एक तरह से रुकावट लगाई गई कि आप उतना ही कार्य करेंगे जितना हमारी मर्जी हो। तो सरकार ने ये लाइसेंसिंग प्रणाली लाई। निजी उद्यमियों को की अपेक्षा की गई कि वे देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करेंगे। इसका क्यों ये किया गया? ये इसलिए किया गया कि निजी उद्यमी क्या कर रहे हैं, वो करेंगे कि एकदम प्रॉपर जो एरिया है वहाँ पर अपना उद्योग लगाएंगे, उन्हें सब कुछ आसानी से मिलेगा। तो इसके कारण जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो इंटरनल रीजन है, वो क्या होंगे और पीछे हो जाएंगे। तो उन सब क्षेत्रों पर जाकर ये अपना उद्योग स्थापित करेंगे। इसलिए ये लाइसेंसिंग प्रणाली लाई गई। दूसरी लाई गई कि लाइसेंस देश के विकास के कारणों, मतलब उनके विकास का कारण बने, ना कि उसके पिछड़ने का कारण बने, इसलिए लाइसेंस लाया गया। किसी मौजूदा इकाई की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए लाइसेंस को प्राप्त किया गया। लाइसेंस तभी दिया जाता था जब सरकार को लगता था कि इन वस्तुओं की समाज में आवश्यकताएं हैं। तो बच्चों, इसके आधार पे हम क्या समझे? हमने यही तात्पर्य निकाला कि लाइसेंस नीति जो आई थी वो प्राइवेट सेक्टर को एक तरह से क्या कर रही थी, बैरियर लगा कर लाई थी, ताकि वो बिल्कुल अपने लाभ के लिए कार्य ना करे, सिर्फ वो आगे पूरे देश के विकास के बारे में कार्य करें। और इस पे जो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ था कि सरकार उन्हीं को लाइसेंस देती थी जिन वस्तुओं के उत्पादन की आवश्यकता
हमारे देश को थी। तो ये था हमारा लाइसेंसिंग प्रणाली। अब ये क्या है, इंडस्ट्रियल कॉन्सेशन दिया गया, यानी उद्योग विकास कर सके। किसी को यदि हम लोग रोक कर काम करवाना चाहते हैं, उन पे उनके विकास के लिए कुछ सहयोग ही नहीं करेंगे, तो क्या वो विकास कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसी को रोक, ये ऐसा ना हो सके इसलिए औद्योगिक की रियायतें दी गई, सब्सिडीज दी गई। कैसे क्षेत्रों को दी गई कि पिछड़े क्षेत्र में इकाई स्थापित करने पर लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। यानी अभी मैंने बताया कि यदि प्राइवेट सेक्टर वाले किसी पिछड़े क्षेत्र में जाकर अपना एक उद्योग बनाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं पिछड़े क्षेत्रों पे, तो उसे सरकार बहुत आसानी से क्या करेगी, लाइसेंस देगी। तो ये एक तरह से क्या थी, उन्हें कॉन्सेशन थी। क्यों? क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों पर सभी नहीं जाना चाहते हैं। यदि कोई पिछड़े क्षेत्रों पर अपना उद्योग स्थापित करता है तो पिछड़े क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, उन्हें रोजगार प्राप्त होगी। तो ऐसी सुविधाओं को लाया गया। उसके बाद वहां के उद्योगों को बिजली की सुविधाएं, सब्सिडी दी गई। किस चीज की? बिजली की। यानी वैसे जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर रहे हैं उन्हें छूट मिलेगी बिजली पे, और भी बहुत सारे छूट मिलेंगे। यानी ये जो पिछड़े क्षेत्रों पे कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें लाइसेंसिंग के थ्रू एक रिबेट मिलेगा, एक कंसेशन मिलेगा। ये सारे कार्य किए गए। अगला जो कार्य किया गया, सरकार ने उन्हें कम दर पर जमीन भी दिया और पिछड़ी इकाइयों पे बहुत सारे टैक्सों को क्या किया, कम भी किया। तो इस तरह से औद्योगिकी क्या की गई, कंसेशन की गई, ताकि वो उद्योग स्थापित करें पिछड़े क्षेत्रों पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा एक ही क्षेत्र विकास करे और कुछ जो क्षेत्र हैं वो पिछड़े के पिछड़े ही रह गए। तो इस प्रकार 1956 आईपीआर में इन सारी बातों को रखा गया। मेन लाइसेंसिंग प्रणाली थी। अब इसी औद्योगिक में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि लघु उद्योगों का विकास किया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI। जहां भी यहाँ पे SSI दिख जाए तो आपको समझना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये क्या थी। हम लोग अभी तक क्या बातें कर रहे थे, अभी जो भी बातें कर रहे थे वो बड़े बड़े उद्योगों की बातें कर रहे थे। तो बड़े उद्योग के निर्माण की बातें कौन सोच सकता था? पूंजीपति सोच सकते थे या सरकार सोच सकते थे। लेकिन यदि देश की जनता के बारे में सोचना था, उन्हें कार्य देना था, तो इसके लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों का निर्माण किया गया। इसके निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया कि हमारे देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का क्या हो, निर्माण हो, ताकि जो हमारी जनता पिछड़ रही थी वो काफ़ी आगे बढ़े और औद्योगिक विकास करें। तो अब हम लोग देखते हैं ये है क्या लघु उद्योग। कम पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाइयों को लघु उद्योग इकाई कहा जाता है। यानी कि हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ जो एक इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, लघु उद्योग। जो 1950 में ये 5 लाख से कम की पूंजी के साथ जो उद्योग निर्माण किया जाता था उसे हम लोग लघु उद्योग के अंतर्गत रखते थे, परंतु आज ये सीमा बढ़कर 5 करोड़ हो गई है। यानी कि हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं तो अब पूंजी कितनी लगेगी, 5 करोड़ रुपए। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए 1950 में 5 लाख थे और जो अब बढ़कर क्या हो गए हैं, 5 करोड़ हो गए हैं। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, उसकी क्या भूमिकाएं हैं, आखिर ये क्यों इतना महत्व हम दे रहे हैं इसे। तो बच्चों इसे आप समझने के लिए हम इन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, श्रम गहन रोजगार उन्मुख। इसका मतलब है कि ये जो लघु उद्योग की जब बातें करते हैं, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है कि कम पूंजी के साथ, कम लोगों के साथ, हम मतलब लोगों के साथ ज़्यादा मशीनरी का प्रयोग ना करके हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ये श्रम गहन होता है। यानी यहाँ किसकी महत्व दी गई है, श्रम का महत्व दिया गया है। तो जो रोजगार की स्थापना होगी वो किसकी होगी, श्रम यानी मजदूरों की होगी, यानी लोगों को रोजगार मिलेगा, डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। तो ये लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है स्वरोजगार। लघु उद्योग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग खुद से मिलकर रोजगार की स्थापना कर रहे हैं। तो हमें किसी बड़े फैक्ट्री में जाकर जॉब करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ हम खुद अपने लिए रोजगार का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए लघु उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया।
हमारा देश हथकरघा उद्योग में बहुत आगे था। इसी तरह बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें थी हमारे यहाँ जिसे ये प्रोत्साहन दिया गया और इसे आगे बढ़ाया गया। कम पूंजी गहन, यानी कि पूंजी भी हमें कम लग रहे थे। पहले अभी अब बताया मैंने कि 1950 में 5 लाख थे और अब ये बढ़कर 5 करोड़ हो गए। तो इसके लिए भी आपको सरकार क्या करती है, लोन देती है, लोन प्रोवाइड करती है जिससे आप अपने उद्योग का निर्माण कर सकें। अगली जो बिंदु है वो है निर्यात को प्रोत्साहन। निर्यात को कैसे प्रोत्साहन मिलेगी? तो निर्यात को ये प्रोत्साहन इस प्रकार देगा कि जब हम अब क्या कर रहे हैं, अपने ही देश में प्रोडक्ट को बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी मांग कहाँ है, विदेशों में है, तो उसका हम क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। तो लघु उद्योगों में ऐसे सामानों को बनाया जाता है जिसे हम विश्व के बाजार में उसकी मांग हो और उसका हम क्या करें, निर्यात कर सकें। अगला है स्थान संबंधी लचीलापन और समानता उन्मुखी। ये क्या है स्थान संबंधी लचीलापन? जैसे मैंने आपको बताया कि उद्योगों में क्या कहा जा रहा था कि लाइसेंस दिया जा रहा था जो पिछड़े क्षेत्रों में जाकर कर रहे थे। तो लघु उद्योग को बनाने के लिए बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता नहीं होती, इसमें लचीलापन होता है। आप कहीं भी अपने उद्योग को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी लाइसेंसिंग प्रणाली को नहीं लाया गया। क्यों? क्योंकि लघु उद्योग अपने देश के लोग कर रहे थे, अपने देश के लोगों को करना था, इसीलिए इसमें क्या किया गया, लचीलापन लाया गया। और अगली जो बिंदु है वो समानता, समाज में विभिन्न वर्गों में समानता आई। यानी यहाँ पे क्या, लघु उद्योगों के निर्माण से लोगों में रोजगार का सृजन हुआ, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। तो इससे क्या होगा कि समाज में एक समानता आएगी। बड़े इंडस्ट्री के इस्टेब्लिश होने से क्या होता है, कुछ ही इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप करते हैं और वो ही लोग अमीर के अमीर बने जाते हैं। तो इस अमीरी और गरीबी के बीच के गैप को किसने खत्म करना की कोशिश की गई, किसके द्वारा? वो थी लघु उद्योग। तो लघु उद्योग का हमारे देश में बहुत महत्व रहा और विशेष महत्व रहा। हमारे देश में IPR 1956 में लघु उद्योगों को विशेषाधिकार दिया गया, यानी बड़ी संख्या में उत्पादन उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षण दिया गया। उनका उद्देश्य था कि उन्हें बड़ी इकाइयों की प्रतिस्पर्धा से बचाना था, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्री से उनकी कोई कंपटीशन ना हो। इसको बचाने के लिए लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया। अगली जो बिंदु है, उन्हें टैक्स में छूट दी गई। क्यों? क्योंकि यदि टैक्स लगता तो वो क्या करते हैं, अपना विकास नहीं कर पाते, इसलिए टैक्स में छूट दी गई। और बैंक ने लघु उद्योग इकाइयों को कम ब्याज दरों पर ऋण दिया, उन्हें तकनीकी सहायता और भी तरह की सहायताओं प्रदान की गई। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं बच्चों कि लघु उद्योग भारत में जो लाया गया वो इसलिए लाया गया कि जो हमारे देश की जनसंख्या है उन्हें कार्य रोजगार मिले और देश आर्थिक विकास कर सके। तो इसके लिए उन्हें क्या किया दिया गया, विशेषाधिकार दिया गया, लाइसेंस से छूट दी गई, उन्हें टैक्स फ्री किया गया, उन्हें और भी जितनी सुविधाएं हो सकती थी साख सुविधाएं दी गई। तो इन सारे क्षेत्रों पर कार्य किया गया ताकि हमारे देश का औद्योगिक विकास हो सके। तो बच्चों हम लोगों ने इस अध्याय में अभी तक देखा कि जो 1956 IPR जो आया वो क्या किया कि पहले उद्योगों को कैटेगरी वाइज बांटा। कैटेगरी वाइज बांटने के बाद उन्होंने क्या किया, एक लाइसेंसिंग प्रणाली लाई ताकि भारत में उद्योगों में निजी क्षेत्र अपना एक आधिपत्य ना स्थापित कर सके। और साथ ही साथ यहाँ लघु उद्योगों का निर्माण कराया ताकि हमारे देश की जनता में आर्थिक विकास हो सके। तो इस सभी तथ्यों पे हम ये समझ में हमारी जो कंक्लूजन निकलती है कि एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ इसे लाया गया था, परंतु इसके भी बहुत सारे कार्य रहे जो सफल नहीं हुए, विफल हुए, क्या हुए, इन सभी की चर्चा हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये अध्याय को अभी तक समझ चुके होंगे और बहुत सारे प्रश्नों के साथ मैं अगले अध्याय में आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।